साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दो कहानी सुनाऊंगा, बस दो। मैं थोड़ा भोजपुरी इलाके का हूं, ये ब्रज का इलाका है, आगरा मोहब्बत का शहर है। यहां पर लोग मोहब्बत की बात करते हैं। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल हम गरीबों को दिया, मोहब्बत की निशानी दी है। जब एक कवि ने ये कविता लिखी ना कि हम गरीबों को मोहब्बत की निशानी दी है, तो दूसरा एक जनता का कवि था, उसने कविता लिखी कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। यही लड़ाई विचारधारा की, इसलिए हमारी लड़ाई विचारधारा की है और किस असली मुद्दे पर टिके रहना हमारा इम्तिहान का वक्त है। एगो जंगल में बाघ और गधा झगड़ा करने लगे। अब कौन बाघ है कौन गधा है आप डिसाइड करिएगा। इसलिए गधावा कहने लगा कि घास काले रंग की है, बाघ कहने लगा कि अरे पागल है, घास हरी है, दिख नहीं रही है। गधावा बोला कि नहीं नहीं घास काली है। बाघ बोला अरे नहीं भाई घास हरी है, दिख नहीं रहा, ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो। उसने कहा नहीं यही पटकी पटका होगा। उसने कहा नहीं चलो राजा के यहाँ फैसला होगा। राजा वहां शेर बैठा हुआ था, शेर के पास दोनों बोले। बाघ जाकर बोला कि अरे राजा साहब, हाय गधावा कह रहा है कि घास काले रंग की है, गधा कह रहा है कि बिल्कुल घास काले रंग की है, बाघ झूठ बोल रहा है कि घास हरे रंग की। राजा दोनों को सुना और फैसला सुनाया, गधा सही कह रहा है, गधे को इनाम दिया जाए और बाघ को सजा दी जाए, 1 साल के लिए तुम जंगल छोड़कर कहीं चले जाओ। गधावा नाचते गाते मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए और जाते हुए चला गया। बाघ जाकर शेर से पूछा कि हुजूर ये कैसा अन्याय है, आप सामने देख रहे हो कि घास हरी है और आपने गधे को सही कह दिया और मुझे गलत, सजा मुझे दे दी। मेरा वाक्य सुनना मेरे लोगों। शेर ने कहा कि यह सजा इस बात के लिए नहीं है कि तुम गलत बोल रहे हो, घास हरी है ये मैं भी जानता हूं, सजा इस बात के लिए है कि अपना सारा काम छोड़कर तुम गधे से बहस कर रहे हो। मतलब अब तुम्हारे जीवन में केवल यही काम है कि गधावा से बहस करें कि घास काली है कि नीली। 85% बहुजन समाज के लोगों खोज लेना आप किस पर बहस करते हो। असली मुद्दे पर अगर बहस नहीं किया तो आपका माल लुटा जाएगा और फिर यही हिसाब किताब करते रह जाएंगे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितना किसको टिकट दिया, बहुजन विरोधी हो गई। किस पार्टी ने हमारे मन के नेता को टिकट नहीं दिया, बहुजन विरोधी हो गई। फला पार्टी का नेता वो काम कर दिया, बहुजन विरोधी हो गया। सारे नेताओं को आपने बहुजन विरोधी कर दिया, वोट डालने कहां जाओगे? मेरा एक सवाल का जवाब दे देना। अगर कई चुनाव देश में लड़े जाते हैं किसी को जिताने के लिए, 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है किसी को जीतने से रोकने के लिए। केवल मैं यही आग्रह कर रहा हूं, जो उन संविधान के बदलने वालों को रोक सकता है उन्हें ही आप वोट दीजिएगा। इशारे में केवल इतनी बात कहूंगा क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक वैचारिक मंच है। अभी अगर ये संविधान बदल गया, और 2-3 एग्जाम्पल देकर के कि संविधान बदल कहां रहा है गांव में जाकर समझाने की जरूरत है। गुजरात के मुख्यमंत्री से जब चले थे प्रधानमंत्री बनने तो कहे थे ना ओबीसी मां का बेटा हूं। 14 में ओबीसी मां का बेटा बोले, 19 में बोले अति पिछड़ी मां का बेटा हूं, और जब 24 आते आते ये हुआ कि जाति जनगणना करवाकर सबको सबका हिस्सा दे दीजिए तो कहे जातियां होती ही नहीं है, जाति केवल गरीब और अमीर की होती है। ये धोखा दिख रहा है कि नहीं इस देश के ओबीसी लोगों को? जब आप अपना हक मांग रहे हैं तो ओबीसी बदल गया। आज तक कोई ओबीसी ऐसा हो सकता है क्या विचारधारा से जो 10 साल इतने बड़े पद पर रहने के बाद एक बार भी मंडल कमीशन का नाम न ले? ईडब्ल्यूएस आरक्षण जिसको प्रोफेसर साहब कहते हैं सुदामा कोटा, उसको देने के लिए देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ था ना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% की लिमिट है, इसलिए आरक्षण की सीमा बढ़ा नहीं सकते। 10% आरक्षण जिस दिन लागू हुआ लिमिट टूट गई ना।
अगर देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज ही क्यों नहीं घोषणा करता कि 52% आबादी ओबीसी को 52% रिजर्वेशन देंगे, तब हम मानते थे कि तुम ओरिजिनल ओबीसी हो, वरना हम कहते रहेंगे कि तुम फेक ओबीसी हो। इसलिए क्योंकि हमने हमारे ओबीसी लोगों को पता ही नहीं, ओबीसी को बांट दिया, बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। गांव में कहानी आप लोगों के यहां भी जातिवाद तो खूब चलता होगा भाई। अहिर गणरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर, भूल गए क्या इतिहास? अब अहिर गणरिया कुर्मी, अहिर का ताकतवर ओबीसी में कौन जाती है, कुर्मी से ताकतवर कौन जाती है? तो सबसे ताकतवर को अगर इतनी खराब गाली दी गई तो बाकी लोगों की हालत क्या होगी? कामयाब क्यों है वो इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने अहिर कुर्मी 2-4 जातियों को दुश्मन बनाकर पेश कर दिया और नीचे वाली जातियों का वोट लेके चले गए। हमारे लोगों ने भी गलती की कि हमारे लोग नीचे वाले लोगों को जोड़ नहीं पाए। नीचे जब मैं कह रहा हूं तो संख्या में कम की बात कर रहा हूं, कोई ऊंचा नीचा की बात नहीं। दिनेश जी ने अभी बहुत शानदार बात कही कि छोट जात ऊंच जात बड़ी जात छोटी जात तो नहीं होता। इसलिए ये बात अगर हम गांव में आसान भाषा में लोगों को समझा पाए ना, तभी इस कार्यक्रम का मतलब है। इतना पैसा खर्च करके आयोजक जानते होंगे, इस आयोजन समिति के लोग जानते होंगे, 2 रुपया चंदा आज किसी से मांग लीजिए तो कोई जेब से निकालने को तैयार नहीं। लेकिन वो जो कथा सुनाने वाले का कह रहे थे ना, वहां जाके उधार मांग के दे देंगे। कथा में अगर भगवान नाराज हो गए तो क्या होगा? कोनो बाबा साहब नाराज होते हैं क्या? इसलिए क्योंकि लोग सहयोग बहुत कम करते हैं। मंच पर इतने लोग बैठे हैं, 2 आदमी भी अगर भाषण नहीं दे पाएगा तो निकलते ही जाके कहेंगे कार्यक्रम बहुत खराब था, बड़ा गड़बड़ है, समाज का कुछ नहीं होगा। और जो भाषण दे लेगा, जैसे मेरी तरह आप इतना सम्मान दे रहे, मैं निकलूंगा तो कहूंगा वाह क्या बढ़िया कार्यक्रम था। हम तो इतने छोटी छोटी चीज में खुश और नाराज हो जाते हैं ना। माला पहनाया, किसको नहीं पहनाया, अरे ये सब पहनने और पहनाने का मौका ही खत्म हो रहा है हमारे जैसे लोगों के सामने भी। कल हम जेल में होंगे कि कहां होंगे ये हमको भी पता नहीं, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाने आपके बीच में आए। इस माला से हमें खुशी नहीं मिलने वाली। आप ये शॉल ये माला पहनाना बंद कर दीजिए। अब किताब लेकर के और विचार लेकर के गांव गांव चलिए साहब। किसी से गलती हो जाए ना तो जितने ताकतवर जाति के लोग हैं ना, जैसे मैं यादव जाति का हूं तो मैं यादवों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आज जितने भी यादव अगर संविधान को मानने वाले हैं ना, उन यादवों को एक काम करना चाहिए। हर शाम को अपने से जिसको वर्ण व्यवस्था में कहा गया है कि वो तुमसे छोटा है, उसके घर पे जाओ, अपना गुड़ भेली लेकर जाओ, पानी और खाना साथ में खाओ और कहो कि आप हमारे बड़े हैं, कंधे पर बिठाकर उनको आगे करो और आप 2 कदम पीछे हो जाओ, तब आप बड़े बनोगे और तभी आप बचोगे। अगर आपको यह भ्रम रहेगा कि हम यादव हैं, हमारी आबादी तो 10% 12%, हमें कौन मारेगा? मुख्यमंत्री यादव थे, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो गंगा जल से घर धुलवाया था। आज भी उनको ये बात याद रहती है। जब मुख्यमंत्री का अपमान करने में उनको देर नहीं लगी तो गांव में किसका अपमान करने में उनको समय लगेगा? इसलिए जो सबसे ज्यादा अपने को ताकतवर समझते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर दलित समाज की बात करेंगे तो उसमें जितने जाटव लोग हैं, अब जिम्मेदारी उनकी है। आप सच सच बताइए कि नीचे वाले लोग उधर वोट दे रहे हैं कि नहीं? हमारे लोग किधर वोट दे रहे हैं? और हमारे लोग वोट न दें तो 36-35% पे वो चुनाव जीत जाएंगे क्या? इसलिए उनके काम पर लगा दिया गया है। कई कई बाबा घूम रहे हैं बाजार में, पर्चा बना रहा है, कोई वो रुद्राक्ष बांट रहा है। हमारे घर की महिलाएं, इतना बड़ा मंच है, दादी न बैठी होती तो केवल पुरुष बैठे हैं। ये कौन सा क्रांति हो रही है यहां पर? ये सारे पुरुष लोग अपने अपने घर की महिलाओं को नहीं लेके आए तो वोट महिला कहां देगी आपको पता चलेगा? आधा तो ईवीएम गड़बड़ करेगी। जिले इलाई एक दिन परीक्षा पर चर्चा विद्यार्थियों पर भाषण दे रहे थे तो एक विद्यार्थी से पूछा उन्होंने कि बताओ बेटा तुम्हें सबसे कठिन पेपर कौन सा लगता है? तो बच्चा शरारती था, देख के बोला बैलेट पेपर। डर तो उनको भी लगता है। जिसके पास ईवीएम है, जिसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का करोड़ों अरबों रुपया चंदा है, जैसे ही चुनाव शुरू होगा वो पैसा बांटेगा कि नहीं बांटेगा? हर एक आदमी को पेड वर्कर बना के आपके गांव में रोज घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा? हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास न पैसा है, हमारे पास न ईवीएम है, हमारे पास न पुलिस प्रशासन है, हमारे पास न बाबा है जो घर में प्रवचन करके वोट उधर देते हैं कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताओ ये बाबा का काम है? ये सारे बाबा तो उस पार्टी का एजेंट बना हुआ। तो सब कुछ उनके पास है, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं।
केवल एक रास्ता है। आखिरी वाक्य कह के जा रहा हूं। ये किताब किसी सज्जन ने लिख के भेजी। ऐसे किताब जो विचारों को एक करके जाने की बात करती है। मैं सबसे केवल ये गुजारिश कर रहा हूं, इस 50 दिन केवल एक ही बात, जहां जाऊंगा वही बोलूंगा। प्रोफेसर साहब, हमने यही तय किया है, टू द पॉइंट। बचेंगे ना तो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार पर घंटों भाषण दे लेंगे। नहीं बचेंगे ना तो जय भीम बोलने के लिए भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात लिख करके रख लीजिए। ये कार्यक्रम भी आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात मेरी कहनी। और फिर केवल यही दोष देते रहिएगा कि फला पार्टी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया था। आज तो उनको भी उसकी सजा मिल रही है ना भाई। फला पार्टी ने बहुजन को सर्वजन कर दिया था, उनको भी सजा मिल रही है। तो जिन्होंने गलती की उसकी सजा तो उन्हें मिल रही है। अब इसके आगे का रास्ता क्या होगा? केवल एक रास्ता है, जो संविधान विरोधियों को रोके, आंख बंद करके उनका साथ दे दीजिएगा। मेरा केवल निवेदन इतना मानकर जाइएगा